हाय गाइस, और आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस का अगला पार्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम ये थ्योरी पार्ट तो कवर करेंगे ही, लेकिन उससे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी पहले हमने जैसे न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि कैसे हमारा बॉडी जो है वो फूड मटेरियल्स को एब्सॉर्ब करता है, और वही एब्सॉर्ब फूड जो होता है वो एनर्जी में बदलता है और हमारे पूरे बॉडी में मतलब प्रोसेसेस में यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फूड हमारे अंदर जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, क्योंकि याद है हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हम कन्वर्ट करके ग्लूकोज में चेंज कर रहे थे। तो ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हम साइटोप्लाज्म में चेंज करते हैं इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं पायरूवेट। क्या बोलते हैं? पायरूवेट बोलते हैं। अब ये ग्लूकोज को पायरूवेट में चेंज करने पे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी इज बीइंग टेकन अप बाय बॉडी फॉर वेरियस प्रोसेसेस। तो अब हम ये देखते हैं कि जब कार्बन जो होता 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जब चेंज होता है तो ये किस किस तरह से हो सकता है। तो बेसिकली ये 3 तरह से होते हैं। पहला होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज पायरूवेट, and this phenomena happens in presence of oxygen, then it is called aerobic respiration. Okay, पहली चीज़ ये जानना जरूरी था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो हमेशा हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको क्या मिलता है? हमारा जो पायरूवेट है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराता है, वाटर प्रोवाइड कराता है और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, उसी तरह अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन हो तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या मिलता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इथेनॉल इज 2 कार्बन। ओके, और कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है लेकिन बहुत कम होता है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले केस में, जैसे कि कभी कभी हम जैसे दौड़ने लगते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है कि नहीं? कोई भी इंटेंस वर्कआउट किया तो उस टाइम क्या होता है? हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। उस समय पायरूवेट जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एनर्जी तो हमें प्रोवाइड होता है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और इसी समय हम क्या फील करते हैं? बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, नस चढ़ना वगैरह की शिकायत होती है। उस टाइम बॉडी लैक्टिक एसिड बनाई रही होती है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एक बार थ्योरी फॉर्म में देखेंगे। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कुछ ऑक्सीजन को नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, सारे केसेस में हम ये देखते हैं कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज होता है वो हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको पायरूवेट बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अब जो पायरूवेट होता है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये यीस्ट में होता है। ठीक, और जो पायरूवेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये कहाँ होता है? यीस्ट वगैरह में होता है। और ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है,
इसमें भी वही 3 कार्बन पायरुवेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और वाटर भी मिलेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है एरोबिक प्रोसेस में इन कंपेयर टू एनाएरोबिक प्रोसेस। ठीक है, एरोबिक प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ओके, अच्छा, sometimes when there is a lack of oxygen in our muscles, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. अगर हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने का एक और तरीका होता है, और इस केस में जो हमारा पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps। ठीक है, हमारे बॉडी में जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने लगता है तो उस समय हमें क्या होता है, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हमने देखा कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में चाहे एनाएरोबिक हो चाहे एरोबिक हो एनर्जी रिलीज हो रही थी, राइट। तो ये जो एनर्जी है ये तुरंत यूज़ हो जाती है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन बी इट एरोबिक और एनाएरोबिक इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। ठीक है, जो ये एनर्जी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद हमें मिलती है वो तुरंत यूज़ हो जाती है एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जिसे कहा जाता है एटीपी। ठीक है, और एटीपी ही जो होता है वो फ्यूल की तरह काम करता है। सेल में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को एनर्जी कौन देता है, हमारा एटीपी ही देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि एटीपी, अब हमारे बॉडी में कोई, अभी हमने कहा कि हमारे बॉडी में कोई भी वर्क होता है सेल में तो उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी। एटीपी कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो सेल में ये एटीपी टूट जाते हैं, ATP इज़ ब्रोकन डाउन, और जब ये टूटते हैं तब ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, यानी कि विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। और यही एनर्जी जो है वो सेल्स एब्सॉर्ब करते हैं, और एनर्जी का जब एब्सॉर्बमेंट होता है तो वह कैसा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन जो होते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस वजह से ऑर्गेनिजम्स को लिए वह बहुत ज़रूरी है कि सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन उनके लिए होता रहे। ठीक है, जैसा हमने देखा था कि प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हियर। तो जो प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इंटरचेंज होता रहता है, एज वी ऑल नो प्लांट्स गिव ऑक्सीजन एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक्सचेंज होता कैसे है, बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, रात में क्या होता है, सनलाइट होती नहीं है और फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है, उस समय CO2 एलिमिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि प्लांट्स उस समय रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं। ठीक है, दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमें पता था कि लाइट में फोटोसिंथेसिस होने लगता है और उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं। ठीक है, और ये जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज़ कर लेते हैं किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और ऑक्सीजन रिलीज होता है डे के टाइम पे। ठीक है, अच्छा, हमें पता है कि पानी में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो एटमॉस्फेयर के तुलना में कम होती है। इस वजह से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले। ठीक है, जो फिशेस होती हैं वो पानी को अपने मुंह में भर लेती हैं
और इसे अपने गिल्स, जिसे गलफड़ बोलते हैं, उसके थ्रू भेजती हैं। वहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होता है, जो वो ब्लड में ले लिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन्स के बारे में। ठीक है, अब ह्यूमन में जो एयर है वो कैसे टिक करते हैं, हम लोग नॉस्ट्रिल के थ्रू करते हैं। वो हवा जो होती है नॉस्ट्रिल के थ्रू जब जाती है तो वो हेयर, फाइन हेयर्स और म्यूकस के थ्रू गुजरती है। ठीक है, और हेयर्स और म्यूकस के थ्रू गुजरने का कारण क्या होता है, इससे क्या हेल्प मिलता है कि जो एयर होती है वो फिल्टर होके जाती है, कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह जो रहते हैं वो बाहर ही रुक जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो एयर है वो हमारे थ्रोट से होते हुए लंग्स में जाती है। जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे थ्रोट में होता है, और ये इंश्योर करता है कि एयर पैसेज ना टूटने पाए। ठीक है, अब समझते हैं। नाक के थ्रू हमने एयर लिया। ठीक, यहाँ पे हमारे फाइन हेयर्स और म्यूकस हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर देते हैं। अब एयर हमारे धीरे धीरे अंदर आई और ये लंग्स के थ्रू होके जाने लगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके जो एंड पे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम कहते हैं एल्वियोली, और इस पे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स पतली पतली खूब ढेर सारी होती हैं। तो जो एयर हम बाहर से ले रहे हैं और यहाँ पे वो एयर जब इसमें से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ पे खूब ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से वो होता है। इसको हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है। ठीक है, विद इन द लंग्स जो पैसेज है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और एक जगह जाके ख़त्म हो जाएगा, और जिस जगह पे ख़त्म होगा वहाँ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको एल्वियोली हमने कह दिया है। ठीक है, एल्वियोली जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड अ सरफेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। ठीक है, जो वॉल्स ऑफ एल्वियोली होती हैं वो कंटेन करते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वियोली। तो जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लेते हुए आता है और एल्वियोली में रिलीज़ कर देता है। और जो ऑक्सीजन होता है एल्वियोलर एयर में, ठीक है, ये ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एल्वियोलर ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ समझना, यहाँ पे जो वेन्स हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली हुई आ रही थी वो इसने एल्वियोली में भेज दिया, और एल्वियोली के थ्रू जो एयर आ रहा था वो इस वेन्स ने एब्सॉर्ब कर लिया ऑक्सीजन उसमें से। ठीक है, और यही ऑक्सीजन जो है अब ट्रांसपोर्टेड होगा टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, अब देखो इन ह्यूमन बीइंग्स जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बहुत हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने में हीमोग्लोबिन बहुत तेज होता है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में। हमने क्या कहा, एल्वियोली पे वेन्स होते हैं। ठीक है, वेन्स में आता है ब्लड डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड लेके, उसी ब्लड के आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसकी ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत हाई होती है और वो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर पूरे बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर भी टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। ऊपर देखते हैं, हल्का सा एक पोर्शन बचा था एटीपी से रिलेटेड। यस, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ठीक है, The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule. तो जो भी रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है उससे हम ATP मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ATP मॉलिक्यूल कैसे बनता है, वो बनता है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से।
ठीक है, अब समझते हैं एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो एनर्जी हमें बाहर से मिली रेस्पिरेशन के थ्रू, ये दोनों मिल के एटीपी बनाते हैं। ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, जब टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज ATP का टूटता है पानी के थ्रू, तब हमें एक एनर्जी मिलती है जो इक्विवेलेंट होती है 30.5 किलो जूल पर मोल। कितना? 30.5 किलो जूल पर मोल। ओके, ATP can be used in the cells for contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulse, etc. और इसी के साथ रेस्पिरेशन हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।